यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ की ना बात ही कुछ अलग है। हर तरीके के लोग मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन भक्ति और भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर चारों धाम बसता है। पहला मथुरा, दूसरा अयोध्या और तीसरी हमारी काशी। और इन तीनों को पूरा करती है हमारी भक्ति। तो हो गया ना चारों धाम। और इन्हीं सब के बीच में हमारी संगम नगरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी मनमानियाँ। प्रयागराज संगम नगरी। सुबह 8 बज रहे थे कि हाथ में पेपर लिए ऊपर से भागते हुए वो नीचे आ गई। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके पैर सही से सही जगह पड़ रहे हैं कि नहीं। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद सीधे किचन में भागी। उसे ऐसे भागते देख मंदिर में पूजा करती हुई दादी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और आंखें बंद करते हुए बोली, हे महादेव, कब अकल आएगी इस लड़की को? जब देखो तब बस उड़ती रहती है। कुछ तो अक्ल दीजिए इसको, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। बोल पूजा करने में बिजी हो गई। वो अब भागते हुए सीधे किचन में पहुंची, जहां 55-56 साल की एक औरत खाना बना रही थी। उनके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ा होते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मम्मी। उसके ऐसे अचानक बोलने से वो उसे देखने लगी, या शायद समझ चुकी थी कि वो क्या कहने वाली है, तो उसे इग्नोर करके फिर से अपना काम करने लगी। उसने जब खुद को ऐसे इग्नोर होते देखा तो स्लैब पर बैठते हुए बोली, अगर आप इस बार मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर? कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना मुझे। अब वो उसकी तरफ देखते हुए आराम से बोली, सानवी बेटा, एक बार और ट्राई कर लो, क्या पता इस बार हो जाए। वैसे भी अभी सिर्फ 2 बार ही तो हुआ है, क्या पता इस बार क्लियर हो जाए। सानवी थोड़ा सा लाते हुए बोली, मम्मी नहीं होगा यार, और अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना तो नहीं करना। और मुझे अब बिजनेस करना है। फिर पेपर उनके सामने करते हुए बोली, ये देखिए हमारे देश की वुमन बिजनेस टाइकून। दादी पूजा घर से हाल में बैठते हुए बोली, हो गया शुरू इसका, फिर से बिजनेस करने का भूत सवार। इसलिए बोलती हूँ शादी कर दो, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी है। लेकिन नहीं, ना मेरी बात इसकी माँ सुनती है और ना ही इसका बाप। फिर थोड़ी तेज आवाज लगाते हुए बोली, शीतल, उसकी छोड़, मेरी बात सुन, नहीं तो ये लड़की कोई काम नहीं करने देगी तुझे। अपने तो कुछ करना है नहीं और तुझे भी नहीं करने देगी, ऐसे ही घूमती रहेगी तेरे पीछे पीछे। दादी की बात सुनकर शीतल जी किचन से बाहर आई और सानवी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। दादी अब गुस्से से शीतल जी को डांटते हुए बोली, एक तो इसका हर 4 दिन पर ये जो बिजनेस करने का भूत सवार होता है ना, इसे बोलो उतार दे, वरना चुपचाप इसकी शादी कर दो, जाकर ससुराल में जो करना होगा करेगी। सानवी बोली, हाँ हाँ, जिस दिन मैं बिजनेस टाइकून बनूंगी उस दिन आना आप लोग मेरे पास, देखना, पहचानना तो छोड़, देखूंगी भी नहीं आप लोगों की तरफ। दादी ने उसे घूरा तो वो शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी कुछ तो बोलो। वैसे तो रोज़ एग्जाम्पल देते हो कि इस लड़की ने ये किया, उस लड़की ने ये किया, और जब अपने घर के लड़की की बारी आती है तो सारे नियम कानून बताने शुरू हो जाते हो। शीतल जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। एक तो दादी जो कब से सानवी को घूर रही थी, और ऊपर से सानवी भी 1 मिनट शांत नहीं हो रही थी, बस दलील पर दलील दिए जा रही थी। आज उसे दुनिया के सारे लड़कियों के नाम जो याद आ चुके थे। सानवी शर्मा, एज 25 साल, एमबीए करने के बाद 2 साल तक यूपीएससी की तैयारी, दोनों बार सिर्फ प्री निकला, जिसकी वजह से उसे अब अपना खुद का बिजनेस करना है, क्योंकि वो अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए उसकी भी सबके जैसे प्रॉब्लम, घर वाले राजी नहीं है, जिसकी वजह से वो आज सुबह से अपने मम्मी को तरह तरह की दलीलें दे रही थी। दादी जो उसकी शादी के पीछे पड़ी हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर भी वो अपने काम में लगी हुई थी। उनका मानना है लड़कियां बिजनेस तो क्या, घर के बाहर भी अगर निकल गई तो फिर समझ लो हाथ से निकल गई। शीतल जी सबके चक्कर में परेशान है। वो चाहती हैं सानवी कुछ करे और अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन वो भी फिलहाल के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। कारण है उनकी सासू माँ और उनका खुद का डर, जो शायद हर माँ को होता है। आदर्श शर्मा, सानवी के पापा, जो कि वकील हैं, और वो उसे 2 साल और पढ़ाई करने को बोल रहे हैं। उनका कहना है वो सरकारी जॉब करे, क्योंकि उसका भाई श्रेयांश सरकारी जॉब में है, तो सानवी भी सरकारी जॉब ही करे। लेकिन आज सानवी ने घर में हल्ला मचा कर रखा हुआ है कि उसे बिजनेस करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग उसे समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन आज तो वो जैसे ठान चुकी है। सानवी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए गुस्से में बोली,
सच में आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कभी कभी सिर्फ दूसरों को देखकर लगता है, क्योंकि बात जब खुद को कुछ करने की आती है तो शुरू हो जाते हैं एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज देने। सामने बैठे उसके मम्मी पापा भाई सब समझ रहे थे, लेकिन दादी के सामने कोई कुछ बोल नहीं रहा था और सानवी आज चुप नहीं हो रही थी। दादी सबको देखकर उसे घूरते हुए बोली, अब चुप हो जा, बहुत सुन लिया सुबह से तेरी फालतू बातें। सानवी बोली, दादी आपको लगता है मैं फालतू बोल रही हूँ? सही है, तो फिर आज के बाद इस घर में मुझसे अब कोई अपनी बातें नहीं बोलेगा और ना ही मुझे किसी का कोई एग्जाम्पल देगा, समझ लीजिए। शीतल जी बोली, सानू बेटा बात तो सुन। दादी तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बोलते बोलते चुप हो गई क्योंकि दादी अब उन्हें ही घूर रही थी। आदर्श जी बोले, माँ आप परेशान क्यों होती हैं? बच्ची है, समझ जाएगी। 1-2 दिन में मैं बात करता हूँ उससे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। दादी उठते हुए बोली, इसी में सबकी भलाई है और उसकी भी। मैं नहीं चाहती इस घर की इज्जत बाहर जाए। वो भी जैसा वो चाहती है वैसा काम करने, और अब लड़का देखकर उसकी शादी करने की तैयारी करो। आदर्श जी बोले, ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए, शाम को आपसे बात करता हूँ। तो दादी अपने रूम में चली गई। श्रेयांश अपना टिफिन भरते हुए बोला, माँ पापा अगर उसकी इच्छा है तो करने दो ना। क्यों हर बार आप लोग उसकी फीलिंग को नहीं समझते हो? आज लड़कियां कहाँ से कहाँ निकल गई और एक आप लोग हो जो दादी जैसे लोगों की सोच को बढ़ावा दे रहे हो। आदर्श जी बोले, श्रेयांश तुम ऑफिस जाओ, इस बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। श्रेयांश सब अपना बैग उठाते हुए बोला, सानू सही कहती है, बस कहने के लिए हम 21वीं सदी में हैं, सोच तो हमारी आज भी 15वीं सदी जैसी है। बोलते हुए बाहर निकल गया। आदर्श वहीं सोफे पर बैठ गए तो शीतल जी उनके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ परेशान हैं? आदर्श जी बोले, परेशान तो हर मिडिल क्लास बेटी का बाप है जो ना खुलकर उसे कुछ करने देता है और ना ही उसे उसकी मर्जी से सांस लेने देता है। लेकिन शीतल, ये बात ना वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन को देखता है। मैं तो रोज कोर्ट में कितने तरह के केस देखता हूँ, बस डरता हूँ अपने बच्चों के लिए, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। शीतल जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जी आप एक बहुत अच्छे पिता हैं और आपका डरना भी अपने जगह एकदम सही है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी ज़िंदगी की पूंजी होते हैं और उन पर जब कोई आँच आती है तो हम खुद झुलस जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सानू को समझाऊंगी, वो मेरी बात समझेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। आप अपने ऑफिस जाइए, मैं उसे देख लूँगी। आदर्श जी अब अपना बैग लेकर बाहर निकल गए और शीतल किचन में बिजी हो गई। सानवी अपने रूम में फ़ोन पर, नहीं यार पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, देखती हूँ क्या होता है। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, जानती हूँ उनको मेरी चिंता है। एक बार और मम्मी से बोलती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, बोलकर फ़ोन रख दिया। सानवी ने कुछ देर बाद फिर से अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर दादी आकर उसे डांट कर चली गई। शीतल जी ने उसे समझाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन दादी ने उन्हें भी चुप रहने को बोल दिया। तो फिर वो भी कुछ नहीं बोली और सानवी को रूम में जाने को बोली, लेकिन सानवी तो सानवी, आज उसे भी गुस्सा आ गया। उसकी सुबह से कोई बात ही नहीं सुन रहा था, तो गुस्से में उसने अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकल गई। शीतल जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दादी ने फिर से उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि कुछ देर में दिमाग शांत हो जाएगा तो आ जाएगी। सानवी कुछ देर चलने के बाद आकर गंगा किनारे बैठ गई और सामने बहती धारा को देखने लगी। अक्सर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो यहाँ आकर बैठ जाती और घंटे बहते पानी को देखते रहती, जैसे उसे देखने से उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर बाद सानवी का फ़ोन बजा, देखा तो उसकी मम्मी का था, तो साइलेंट करके बैग में डाल लिया और फिर से ऐसे ही बैठ गई। कुछ देर बाद जब अंधेरा बढ़ने लगा तो सामने देखते हुए बोली, क्या अजीब है ना इंसानों की फितरत, जैसे जैसे रात बढ़ती है हर लड़की के माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है कि कहीं उनकी बेटी बाहर तो नहीं, और अगर बाहर है भी तो उसे जल्दी से पकड़कर अंदर पैक कर दो, जैसे लड़कियां नहीं कोई खिलौना हो गया। जब तक मर्जी खेल लो और मन भर गया तो पैक कर दो बॉक्स में। हे गंगा मैया, आप तो दूसरों का पाप धोते हो, फिर भी आप पर कभी कोई बंदिश नहीं, तो फिर हम लड़कियों पर ही इतना पहरा क्यों है? कोई क्यों नहीं समझता हमारी भावनाओं को? क्यों हर कोई अपने हिसाब से उसे घुमाना चाहता है? वैसे तो बातें चाँद मंगल की करेंगे, अंतरिक्ष में घर बसाने के सपने दिखाएंगे, और जब बात अपने घर की होती है तो दरवाज़ा लगवा दो, गेट लगवा दो, घर के बाहर ना जा पाए लड़की।
मतलब हद होती है यार इस दोगले सोच वाले इंसान की। इतना पढ़ो लिखो कुछ भी कर लो मगर लास्ट में हर बार यही पूछा जाएगा, क्या आपके लड़की को खाना बनाने आता है? फिर खुद से झल्लाते हुए बोली, अरे नहीं आता यार, हर इंसान को हर चीज़ आए ज़रूरी है क्या? लेकिन नहीं, इन्हें तो हम लड़कियों से हर उम्मीद करनी है। लड़का भले ही साला धोबी का कुत्ता हो लेकिन उसे कुछ नहीं। तब तक उसके सामने चाय की एक कुल्हड़ आ गई। उसने सर घुमा कर देखा तो उसके बगल में 27-28 साल का एक लड़का था जिसके हाथ में 2 चाय की कुल्हड़ थी। एक तो वो अपने तरफ किया था और दूसरा सानवी की तरफ बढ़ाया हुआ था। सानवी उसे देखते रही तो वो इशारे से कुल्हड़ की तरफ इशारा किया। सानवी नहीं चाहिए बोल सामने देखने लगी तो वो एक सिप लेते हुए बोला, ले लीजिए, कब से बोल रही हैं, थक गई होंगी, और शिकायत किसी से भी करो, करने के बाद एक कप अगर कुल्हड़ वाली चाय हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। सानवी अब उठने लगी तो वो सामने देखते हुए बोला, हर वक्त कहना जितना आसान होता है उससे भी आसान होता है उससे भागना। जैसे गंगा की धारा हमेशा भागती रहती है वैसे ही इंसान भाग रहा है फिर भी इतनी शिकायतें करता है, बोल मुस्कुरा दिया। तो अब सानवी भी बैठकर उसके हाथ से कुल्हड़ लेकर होठों से लगाते हुए बोली, कभी कभी भागना मजबूरी बन जाता है क्योंकि लोगों के कहने में और करने में उतना ही फासला होता है जितना शायद धरती से चाँद तक का सफ़र पूरा करने में। तब तक वो फिर से बोला, मैं नहीं मानता ये सब कि ये इतना भी मुश्किल होता है, बस लाइफ में एक सच्चा इंसान मिल जाए फिर लाइफ और उसके चलने का रास्ता कब खत्म हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। सानवी बोली, ये तो अपना अपना नज़रिया होता है सोचने समझने और बोलने का, बोलकर उठ गई। तो वो फिर से बोला, तो फिर कब मिलेंगे? सानवी आगे बढ़ते हुए खुद से बोली, अपनों पर तो भरोसा नहीं और अजनबियों से मिलने की बातें। फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली, कभी नहीं। तो वो पीछे से बोला, काफ़ी नाराज़ हैं अपनी लाइफ से इसलिए बोल रहा हूँ, बंदे को अगत्स कहते हैं। फिर से मुलाकात होगी मुझे पूरा यकीन है। सानवी बिना रुके बोली, इतना कॉन्फिडेंस कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ता है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके शिकार हो ही जाते हैं। बोलकर आगे निकल गई। अगत से वापस से बैठते हुए बोला, यकीन है तुम फिर से मिलोगी, कहाँ कैसे कब ये नहीं पता लेकिन मिलोगी ज़रूर, क्योंकि मुझे यकीन नहीं पूरा यकीन है, बोल सर ऊपर कर लिया। सानवी घर आई तो दादी हाल में काफ़ी गुस्से में बैठी थी, जैसे अभी उनके बस में होता तो युद्ध हो जाता और वो उसकी विनर भी बन जाती। सानवी सर झटक कर आगे बढ़ने को हुई तो वो उठते हुए बोली, कहाँ थी, अभी तक पता भी है समय कितना हुआ है? सानवी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके लेट आने पर दादी ऐसे ही गुस्सा करती थी और आज तो उसने जानबूझकर कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया था। घड़ी में 8 बजने वाले थे। शीतल किचन से आते हुए बोली, माँ आप रहने दीजिए ना, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगी, अब कोई गलती नहीं करेगी। सानू जाओ बच्चा, अंदर फ्रेश हो जाओ, बोल उसे जाने का इशारा किया। दादी बोली, ठीक है, तो कल लड़के वाले आ रहे हैं, ये भी बता दो कि ये तैयार रहे, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। सानवी अब भड़कते हुए बोली, क्या लड़के वाले, और वो क्या करने आ रहे हैं? कायदे से तो लड़की वालों को आना चाहिए भाई के लिए, और यहाँ उल्टा लड़के वाले आ रहे हैं। मैं नहीं मिलूंगी, जो करना है कर लो। दादी बोली, देख लो हो गया शुरू इसका तमाशा। और फिर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, यही यही समझाओगी? अगर पहले से कहा माना होता ना तो ये इतना सर पर ना चढ़ती, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो मेरी सुननी ही नहीं थी। अब लो भोगो। अरे इसकी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और तुम्हारी और आदर्श की शादी भी तो इससे पहले ही हो चुकी थी। शीतल जी के रोकते रोकते भी सानवी फिर से फट पड़ी। हाँ तो आपको कुछ ज़्यादा ही आग लगी थी तो आपने शादी कर लिया, यहाँ तक कि 2 बच्चे भी मेरी उम्र तक कर लिए और उसके बाद भी बिना रुके 3 और कर लिए। मुझे नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो मैं नहीं करूँगी, बात खत्म। और कौन सा आपने बच्चे पैदा करके बहुत बड़ा कांड कर दिया, जब देखो तब बस पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। बड़ी आई बच्चे और शादी। और मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, जब तक कि मैं अपना फ्यूचर नहीं बनाऊंगी। शादी तो क्या, लड़के का शक्ल भी नहीं देखूंगी। दादी गुस्से से उसे घूर रही थी। शीतल जी के रोकते रोकते भी सानवी बोल पड़ी थी। अब तो वो सोच रही थी आगे क्या हंगामा होने वाला है भगवान ही जाने। दादी पास में पड़ा जग पटकते हुए बोली, अब तो मैं खाना तभी खाऊंगी जब तक कि इसकी शादी तय नहीं हो जाती, या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाऊंगी। शीतल जी कुछ बोलती उससे पहले ही सानवी फिर से बोल पड़ी,
हाँ तो उम्र हो गई है आपकी, जा सकती हैं आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर अपने रूम में चली गई। शीतल जी सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़की का, जितना बोलती हूँ शांत रहे, ये उतना ही बोल बोल कर काम बिगाड़ देती है। और अब तो माँ इतनी जल्दी अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली, और ऊपर से इस लड़की ने आग में घी डाल दिया। कुछ देर बाद आदर्श जी और श्रेयांश को भी घर आकर सब पता चल चुका था कि सानवी और दादी में हंगामा हो चुका है। लेकिन हर बार कुछ कम होता था, जिसे आदर्श और शीतल जी हाथ पैर जोड़ कर समझा लेते थे। लेकिन इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया था। दादी को लाख मनाने के बाद भी उन्होंने खाना खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। सानवी को माफ़ी मांगने के लिए बोला गया, जिसमें वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। श्रेयांश सानवी के रूम में आया तो वो लैपटॉप लेकर बैठी कुछ काम कर रही थी। श्रेयांश बैठते हुए बोला, तू बिजी है क्या? सानवी बोली, क्यों, दादी ऊपर गई क्या जो आप ऐसे पूछ रहे हो? ऑब्वियसली मैं इस समय एकदम वो क्या कहते हैं, नालायक, बिना काम के और नल्ला इंसान हूँ। आप अपनी फालतू बातों से मुझे पका सकते हैं, मैं सुन लूँगी। श्रेयांश बोला, मतलब हद होती है यार, घर पर तुमने इतना हंगामा कर दिया है, सब लोग परेशान हैं, मम्मी पापा में यही डिस्कशन चल रहा है कि जो तुमने किया है उसे समेटा कैसे जाए, और तू अभी भी दादी के मरने की दुआ कर रही है। सही है तेरा बेटा, बिल्कुल सही जा रही है। सानवी बोली, वो सब छोड़ो, आपको क्या काम था, कहीं गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? भाई साहब, नहीं तो आप मेरे रूम में, वो भी इतने सीरियस माहौल में, कुछ जच नहीं रहा। आपको तो अभी मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। फिर थोड़ी नौटंकी करते हुए बोली, सानवी शादी के लिए मान जा, वरना हमारी प्यारी दादी का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, और इस शहर का क्या होगा। और आप इतना रिलैक्स दिख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? श्रेयांश बोला, चुप कर नौटंकी, और मुझे भी तेरे जैसा बनना था, लेकिन कभी ही नहीं बन पाया यार। और अब सरकारी जॉब और ऐसे ऐसे बोरिंग लोग हैं ना उसमें कि तू कुछ पूछ ही मत। पता है तुझे वहाँ ना सिर्फ दो चीज़ें ज़्यादा बिकती दिखेंगी, एक पान और दूसरा चाय। पान थूक कर सब चाय पीते हैं और चाय पीकर दोबारा पान खाते हैं। काम तो भगवान भरोसे है, और मैं भी अब धीरे धीरे वैसे ही बन चुका हूँ। बोलते हुए बिस्तर पर लेट गया। सानवी बोली, लेकिन आप ना पान और चाय से थोड़ा दूर रहना, कम से कम शादी तक, वरना भाभी ढूंढने में ना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार। श्रेयांश बोला, वो तो मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन। सानवी उसे देखते हुए, आय हाय मेरे शाहरुख खान, आ ही गए लाइन पर, अभी से इतना भी ना शर्माओ कि बोल भी ना पाओ। चलो अब बोलो, प्रॉब्लम क्या है? श्रेयांश एक गहरी सांस लेकर, कास्ट, वो दूसरे कास्ट की है, यहाँ कोई नहीं मानेगा, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा हूँ सबसे कैसे बात करूँ। सानवी बोली, बात तो एकदम सही है, क्योंकि हम मिडिल क्लास की औकात ही यही होती है। सब कुछ सही है, लेकिन जब बात शादी करने की आती है तो जाति गोत्र सबसे पहले आते हैं, और इससे सबसे बचने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? श्रेयांश बोला, क्या? सानवी बोली, भाग जाओ भाभी को लेकर, अगर वो भागना चाहती हैं, आपके साथ रहना चाहती हैं तो। और मेरी मानो तो ये शुभ काम आज ही कर दो, बाकी का मैं रोध होकर सब कुछ संभाल लूँगी। और पता है आपको इसका एक और फ़ायदा है। श्रेयांश बोला, और वो क्या है, ज़रा वो भी बता दीजिए आप। सानवी हंसते हुए बोली, दादी हार्ट अटैक कर जाएंगी, उनको मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना मस्त प्लान? श्रेयांश बोला, सच में यार, ऐसे ही बिजनेस करोगी तो 2 घंटे में डूब जाएगा। मैंने तो सोचा था अच्छा सा कोई आइडिया दोगी, लेकिन नहीं, इससे अच्छा तो मैं खुद से कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेता। बोलते हुए जाने को हुआ। सानवी अब एकदम सीरियस होकर बोली, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पक्ष से ज़्यादा विपक्ष मजबूत है, और आप उनके सामने मजबूर हो जाओगे। यहाँ अपील नहीं, दलील सुनी जाती है। और अभी कुछ देर पहले आपने बोला ना, सरकारी दफ्तर के बाहर काम कम और पान जाल ज़्यादा बिकती है, तो बस वही हाल है। कभी प्राइवेट कंपनी के आगे पान की दुकान और किसी बंदे को पान चबाकर अंदर ऑफिस जाते देखा है? नहीं, कभी नहीं। और सरकारी दफ्तर में हर दूसरे बंदे का एक ही काम होता है, जो आप अच्छे से जानते हो। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इसलिए हम जो है ना, वो सरकारी वाले लोग हैं, सबके दिमाग में एक कीड़ा है, लड़की 20 हुई नहीं, शादी कर दो, वरना कांड होना पक्का है। लड़का 30 साल का बुढ़ा हो जाए कोई फर्क नहीं, घर का पेड़ है यार, कौन सा दूसरे के आंगन में है जो किसी को कोई चिंता होगी? कोई चिंता नहीं है भाई। श्रेयांश उसे घूरते हुए बोला, ये मेरे लिए था जो तू मुझे मेरी उम्र बता रही है? सानवी बोली, अरे नहीं, हकीकत हकीकत बता रही हूँ भाई साहब।
और आज की और हमारे जैसे लोगों को और हमारे घर की यही हकीकत है, इसलिए बोल रही हूँ भाग जाओ। श्रेयांश वापस से बैठते हुए बोला, लेकिन यार मैं भाग भी तो नहीं सकता, जानती हो ना मेरी जॉब भी यहीं है। सानवी बोली, तो फिर एक और रास्ता है। श्रेयांश बोला, और अब वो क्या? सानवी मुस्कुराते हुए बोली, बगावत। इश्क और जंग में बगावत ना हो तो वो फिर इश्क ही क्या। सानवी की बात सुनकर श्रेयांश सोचते हुए बोला, क्या ये काम करेगा? मतलब अभी तो तेरी बातों से दादी ने खाना छोड़ा है, कहीं मेरे कुछ कहने से उन्होंने पानी भी छोड़ दिया तो? सानवी बोली, भाभी क्या करती हैं आप ये बताओ, उनका चक्कर छोड़ो अभी कुछ देर के लिए। श्रेयांश बोला, मेरे साथ जॉब, और वो और मैं सेम बैच के थे। सानवी उसके कंधे से मारते हुए, वाह आप तो छा गए भाई। तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। दोनों ने देखा तो आदर्श और शीतल दरवाजे पर खड़े थे। श्रेयांश और सानवी दोनों उठ गए तो आदर्श जी आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, सानू बेटा कुछ बात करनी है तुमसे, आई होप तुम समझोगी। श्रेयांश कुछ बोलने को हुआ लेकिन आदर्श जी उसे देखते हुए बोले, तुमसे सुबह बात करूंगा, अभी अपने रूम में जाओ। तो श्रेयांश एक नज़र सानवी को देखकर बाहर चला गया। सानवी चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसको भी पता था अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने भी अपना ABC प्लान तैयार कर रखा था। आदर्श जी उसे देखते हुए बोले, बेटा तुम बस कल लड़के वालों से मिल लो, आई प्रॉमिस शादी का कोई जिक्र नहीं होगा, उसके पहले ही मैं ये रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। तुम्हारे बिना मर्जी के मैं कोई भी काम ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगा। इतना तो भरोसा रखो अपने पापा पर, या इतना भरोसा भी नहीं है? सानवी भी अपने पापा की वकीली दिमाग को अच्छे से समझ रही थी। वो प्यार से बोलकर पहले अपना काम निकालेंगे, फिर आगे पता नहीं क्या हो, इसलिए वो सोचते हुए बोली, लेकिन उनसे मिलने का मुझे क्या मिलेगा, और मैं आपकी बात तभी मानूंगी जब आप मेरी कम से कम एक बात मान लोगे। आदर्श जी बोले, बिजनेस करने के अलावा कुछ भी बोलो। सानवी बोली, भाई किसी से प्यार करते हैं, अदर कास्ट की लड़की है, फिलहाल के लिए वही मान जाओ बस। आदर्श जी उठते हुए बोले, क्या बकवास है ये, और ये बात उसने बताई तुम्हें? फिर कुछ सोचते हुए बोले, दूसरे जाति में कभी नहीं होगा, और अगर हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और मैंने तुम दोनों को आज़ादी दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों इसका गलत इस्तेमाल करो। सानवी बोली, पापा दोनों क्यों जा रहे हैं आप? मैं बस भाई की बात कर रही हूँ, मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आखिर बेटी हूँ आपकी, इस घर की इज्जत है मेरे कंधों पर, इसलिए बस भाई के बारे में बोल रही हूँ। आदर्श जी बोले, सानू अब मुझे लग रहा है सच में लड़का तुम्हारे लिए भी देखना ही पड़ेगा। आज उसके लिए बोल रही हो तो वो दिन भी दूर नहीं, कल अपने लिए भी बगावत कर दो। सानवी हंसते हुए शीतल जी को देखी, जो दोनों बाप बेटी को बारी बारी देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर आज कौन जीतेगा। फिर आदर्श जी को देखते हुए बोली, सच में पापा आपको ऐसा लगता है मैं आपकी बात मानूंगी तो आप एकदम गलत हैं। फिर बैठते हुए बोली, और देख लीजिए लड़का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप भाई के लिए नहीं मानोगे मैं भी आपकी कोई भी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। आदर्श जी बोले, सानवी अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारे ऐसा बोलने से मैं मान जाऊंगा, श्रेयांश के लिए तो कभी नहीं, हम पंडित हैं ब्राह्मण, और अगर लड़की भी हमारी जाति की होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी जाति में मैं कभी नहीं। तुम बोल दो उसे ये सब छोड़कर जॉब पर फोकस करे, मैं कोई अपनी बिरादरी में लड़की देखता हूँ, उसकी शादी भी जल्दी करवा दूंगा, और तुम चलो नीचे माँ से सॉरी बोल दो, अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, 10 बजने वाले हैं। सानवी बोली, अगर आप मेरे भाई के लिए नहीं मान सकते तो मुझे भी आपकी माँ की कोई बात नहीं माननी है। आदर्श जी बोले, ठीक है तो तुम जिद कर रही हो तो मेरी भी जिद सुन लो। शीतल जी बोली, रहने दीजिए, अब मुझे भी खाना खाने के लिए, अब या तो आपकी बेटी की अपनी जिद जरूरी होगी या फिर उसके पापा ज़रूरी, आज साबित हो ही जाने दीजिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। शीतल कुछ बोलती उसके पहले ही सानवी ने प्लान भी डाल दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसके पापा ऐसा कुछ तो करेंगे, और लड़की ने 2 बार UPSC का प्री निकाला है, मेंस नहीं निकाला कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो दिमाग है। तो वो भी मुँह लटका कर बैठते हुए बोली, माँ रहने दीजिए, मुझे भी अब कुछ नहीं खाना, सुबह से आप लोगों के चक्कर में नहीं खाया, और आने के बाद दादी के लेक्चर की वजह से कुछ नहीं खाया, सोचा दादी खा लेंगी तो कुछ खा लूँगी, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं भी शामिल हूँ इस भूख हड़ताल में। आज के बाद क्या, अभी से नहीं, नहीं सुबह से भूखी हूँ मैं, और भूख भी लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, 4 दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, और मर भी गई तो कौन सा मुझे कुछ होने वाला है। कोई बात नहीं पापा, आप मेरी चिंता मत करो, और दादी के साथ हॉल में चलो, मैं भी आ रही हूँ,
माँ आप ना चलकर एक गद्दा बिछाओ, आखिर कुछ तो करो, आप भी इस मुहिम में, आपका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। शीतल जी का मन तो किया उसका सदका उतार ले, क्या दिमाग लगाया है उनकी बेटी ने। और आदर्श जी, वो तो मुंह खोले उसे ही देखे जा रहे थे। आज उनकी सारी दलीलें फेल हो रही थी। अंदर ही अंदर वो भी उस पर प्राउड कर रहे थे कि अगर एलएलबी करा दिया होता तो आज एक टॉप वकील बन सकती थी उनकी बेटी। सानवी ने देखा सभी लोग अभी भी खड़े हैं तो पहले अपने मम्मी फिर पापा को देखते हुए बोली, अभी तक आप यहीं पर हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं ही चलती हूँ, आप दोनों आ जाना, बोलकर बाहर चली गई। शीतल जी आदर्श जी के कंधे को ठोकते हुए बोली, क्या हुआ, अब कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आ रहा है क्या वकील साहब को? और अगर नहीं आ रहा है तो भी सोच लीजिए, मैं तो अपनी बेटी की तरफ से हूँ और अब मुझे लगता है मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, वो जो करे करने के लिए। कब तक मैं दुनिया के बारे में सोचती रहूँगी? आदर्श बोले, शीतल ये सब इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है, आप समझ नहीं रही, बच्ची है वो। शीतल जी बोली, पता है आसान नहीं तो क्या हुआ, मिलकर आसान बनाते हैं ना। क्या पता आज टफ लगे लेकिन कल आसान बन जाए। और माँ जी को अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो भाई साहब के पास जाकर घूम आए कुछ दिन के लिए, लेकिन ये सब करके मैं अपनी बेटी को मजबूर नहीं करूँगी। आज लड़कियां कहाँ से कहाँ निकल गई और हम आज भी अपनी बेटी को किचन में डालना चाहते हैं। ये सोचकर तो हमने उसे एमबीए नहीं करवाया था। और भूलिए मत, दिमाग आपसे 10 गुना तेज चलाती है, तो अगर आप मजबूर करेंगे ना तो भी वो मजबूर नहीं होगी बल्कि और भी मजबूत हो जाएगी, इतना तो जानती हूँ उसे मैं। और अब चलती हूँ, गद्दा जो लगाना है तो अब आप जल्दी भी आ जाइए, भूख हड़ताल में मैं उसके साथ हूँ, बोलकर बाहर निकल गए। आदर्श जी, ये क्या था, वकीली से कोर्ट में मैं सबका मुंह बंद करता हूँ और यहाँ मेरा ही बंद हो गया। लोग कहते थे माँ और बीबी के चक्कर में फंसते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो मैं माँ बीबी बेटी तीनों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। सानवी नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर में शीतल जी भी आ गई और उनके पीछे पीछे आदर्श भागते हुए आए और उन्हें जल्दी से अपने रूम में लेकर चले गए। सानवी ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा तो खुश होते हुए खुद से बोली, शाबाश सानवी, तू जीतने वाली है। बस भाई के लिए पापा मान जाए, वरना भाई तो बगावत करेंगे नहीं, इतना तो पता है मुझे। बोल अपने मम्मी पापा का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा दोनों लोग आकर उसके अगल बगल बैठ गए। सानवी ने दोनों लोगों को देखा, फिर कुछ बोलती उसके पहले ही आदर्श जी उसका हाथ पकड़ कर बोले, बेटा बात सुनो, समझो बात को, प्लीज़ एक बार बस माँ से सॉरी बोल दो, वो खाना खा ले, फिर आराम से बात करेंगे हम सब मिलकर। जो भी होगा तुम्हारी बात को मानने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन अलग कास्ट में शादी, तुम जानती हो मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारी बात को मान लूँ। तुम तो मेरी समझदार बच्चा हो, मेरी मजबूरी समझो। शीतल जी ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर पलके झपका दिया तो अब उसने भी सबकी बातों का मान रखते हुए बोली, ठीक है अभी के लिए बोल दे रही हूँ। आदर्श उठते हुए, ठीक है चलो। सानवी बोली, लेकिन? आदर्श बोले, पहले माँ के पास चलो फिर देखेंगे। सानवी उनके साथ चली गई। अंदर दादी गुस्से में फुफकार रही थी। आदर्श बोले, माँ सानू सॉरी बोलने आई है, इसे अपनी गलती का पछतावा है, आज के बाद ये आपसे कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करेगी, है ना बेटा? चलो अब माँ को सॉरी बोलो। सानवी मुंह बनाकर आगे बढ़ी और दादी के गले लगते हुए बोली, दादी खाना खा लो ना, वरना पापा भी नहीं खाएंगे और ना ही घर में कोई और तो और आपको पता है मैंने तो ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ, फूफा सबको बुला दिया है। कल आपको सबके दर्शन हो जाएंगे, फिर आराम से आप सबसे बात कर लेना। दादी बोले, आदर्श यही माफ़ी है इसकी सबको बुलाकर, मैं बोल रही हूँ ये लड़की नहीं सुधरने वाली। सानवी बोली, नहीं मैं तो आपसे सॉरी बोलने ही आई थी, वो सब लोग तो कल आपको देखने आ रहे हैं। दादी उसे दूर हटाकर, क्यों, मुझे क्यों देखने आ रहे हैं? सानवी बोली, वो सरप्राइज है, अब चलो खाना खा लो, मुझे भूख लगी है। दादी कुछ बोलती उसके पहले ही आदर्श जी उन्हें जल्दी से उठाते हुए धीरे से बोले, माँ मान जाइए ना, मुझे भी भूख लगी है और कल जब सब लोग आ ही रहे हैं तो आने दीजिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। दादी अब कुछ नहीं बोली और उनके साथ बाहर आ गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर शीतल अब तक सबके लिए खाना लगा चुकी थी और सानवी कुछ देर पहले ही आकर आराम से खा रही थी और भर भर कर अपने मम्मी के खाने की तारीफ भी कर रही थी। आदर्श जी और दादी भी आकर बैठ गए। आदर्श जी ने एक नज़र श्रेयांश को घूरा तो वो नीचे देखने लगा, फिर बिना कुछ बोले वो भी खाना खाने लगे। कुछ देर बाद शीतल जी और आदर्श ने एक राहत की सांस ली। जब सब अपने अपने रूम में चले गए तो
आदर्श जी बोले, आज सो लीजिए और कल के लिए तैयार रहिए। मुझे नहीं लगता है सानू ने कोई छोटा कांड किया है। ये ना मेरे प्यार का फ़ायदा उठाती है, मैं उसे कुछ बोल नहीं पाता और वो हमेशा अपनी जिद करके जीत जाती है। शीतल उनके पास बैठते हुए बोली, क्योंकि वो जानती है कि वो गलत नहीं है तो आप उससे हार जाएंगे। आपको भरोसा है उस पर और उसे आपके भरोसे पर पूरा भरोसा है, जिसे कभी टूटने नहीं देगी। नहीं तो सोचिए उसकी उम्र में लड़कियों के कितने बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन हमारी सानू इन सब से दूर ही रही है। आदर्श जी बोले, लेकिन आपका बेटा पता नहीं क्या होने वाला है आगे चलकर। अगर सच में इन सब में सानवी या श्रेयांश ने जिद किया ना, तो फिर मुझे आप जानती हैं जितना प्यार करता हूँ दोनों से, वो दोनों कभी कभी उतना ही फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आप समझाइए दोनों को कि शादी अपने बिरादरी में ही हो सकती है। बोलते हुए लेट गए। शीतल जी ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर वो भी अब बिना कुछ बोले लेट गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी उन दोनों लोगों के मानने से क्या होता है। अगल बगल और परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। सुबह सुबह, आज संडे था तो सब लोग घर पर ही थे, लेकिन सानवी आज किसी काम से सुबह सुबह ही अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा से मिलने चली गई थी। दादी पूजा करके हॉल में बैठते हुए बोली, शीतल आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अभी तक उठी नहीं क्या तुम्हारी लाडली? शीतल जी चाय लेकर बाहर आते हुए बोली, नहीं माँ, वो किसी काम से बाहर गई है। दादी चाय पकड़ते हुए, लो हो गया शुरू उस लड़की के। पैर एक मिनट भी घर में टिकते क्यों नहीं? जो जब देखो तब बस उड़ती ही रहती है। मुझे तो पूरा यकीन है ससुराल जाकर पक्का शर्मा परिवार का नाक कटवा देगी। उसके पहले ही भगवान मुझे उठा ले, बस यही इच्छा है मेरी। कुछ देर बाद आदर्श जी और श्रेयांश भी आकर हॉल में ही बैठ गए। सबने चाय पिया और थोड़ा बहुत नाश्ता किया। आदर्श जी उठते हुए श्रेयांश को अपने रूम में आने को बोल अंदर चले गए। शीतल किचन में और दादी अपने रूम में आराम करने। सानवी नेहा के घर आई और उसकी मम्मी पापा को हाल में नमस्ते किया और पूछा, नेहा किधर है? उसके रूम की तरफ आ गई। सानवी ने उसका रूम खोला, तभी नेहा बाथरूम से बाहर निकल रही थी तो सानवी को घूरते हुए बोली, सच में यार, कभी कभी ना मुझे तो लगता है लोगों को हम दोनों पर शक हो जाएगा कि हम दोनों का कहीं कुछ चल तो नहीं रहा, इसलिए हमारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सानवी बेड पर लौटते हुए बोली, हाँ तो सोचने दे, कुछ ना कुछ तो सोच ही ले दुनिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अच्छा ही रहेगा हम दोनों अगर सेट हो जाएंगे तो। नेहा उसके ऊपर टॉवल फेंकते हुए बोली, लेकिन मेरी जान, मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं किसी हॉट एंड हैंडसम बंदे से शादी करनी है। समझी नालायक? सानवी बोली, हाँ तो करना, मैंने मना कब किया है? और अब बता, क्यों बुलाया है सुबह सुबह मुझे? वैसे भी अब तक दादी को भी पता चल चुका होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, और उन्होंने थोड़ा बहुत बवाल भी कर दिया होगा। नेहा उसे एक चॉकलेट पकड़ाते हुए बोली, शांत हो जा यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बता रहे हूँ ना। और दादी का छोड़, वैसे भी उनके जीने में दिन ही कितने बचे हैं, जल्दी ही भगवान का बुलावा आ जाएगा। सानवी ने उसे देखा, फिर अपने हाथ में चॉकलेट को देखते हुए सर झटक कर चॉकलेट खाने लगी। नेहा उसके पास बैठते हुए बोली, सानवी वो मुझे ना एक लड़का पसंद है, लेकिन यार वो। सानवी अब उसे देखते हुए बोली, वो अच्छा, तो इसलिए तू मुझे घूस दे रही है कि मैं तेरी हेल्प कर सकूं? कहीं तुमने मुझे ये चॉकलेट उसकी तो नहीं दे दी है? नेहा बोली, अरे नहीं यार, ये तो। फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अच्छा दिखा तो। सानवी ने अब उसे घूरा तो जल्दी से बोली, नहीं, ये तो मैं लाई थी, वो वाला है। सानवी बोली, सच में ना? तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नेहा बोली, तेरी कसम यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? सानवी चॉकलेट खाते हुए बोली, मेरी ही कसम खाकर मुझे मार दे। वैसे लड़का कौन है, क्या करता है, कमाता है या तेरी तरह नालायक घूमता है? और घूमते घूमते तुझे पटा लिया? दारूबाज तो नहीं है? नहीं तो सच बोल रही हूँ, अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन सुहाग रात को पीकर खुद आएगा और बोलेगा दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दिया, और उसके बाद तुझे बर्बाद करके अपनी और तेरी लाइफ झंड कर देगा। इसलिए बहन, ये प्यार वार के चक्कर में ना ही पड़ो तो ज़्यादा बेहतर है। और माँ बाप जो देखें, आंखें बंद करके शादी कर लो। अनुभवी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं, क्योंकि वो खुद इतना धोखे की शिकार होती हैं कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ही जाता है। नेहा उसे देख रही थी। अब वो जैसे ही चुप हुई, पास में पड़ा टेडी बियर उठाकर उसे मारते हुए बोली, ये क्या था? तू मेरी ऐसी हेल्प करेगी ब्रेकअप करवा कर? अपने तो किसी से प्यार करना नहीं है और अब मेरा भी ब्रेकअप करवाना चाहती है। नालायक कहीं की, बात मत कर मुझसे। मैंने सोचा कुछ हेल्प करेगी और एक तू उल्टा मुझे ही ज्ञान दे रही है। मारकर अब चुप होकर एक साइड बैठ गई।
सानवी मार खाकर अपना हाथ और सर सहलाते हुए बोली, यार मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, अगर तुझे नहीं मानना है तो मत मान। बता दे मुझे क्या हेल्प करनी है, मैं कर दूंगी। नेहा बोली, छोड़, मुझे नहीं बोलना, तुमने मुझे डरा दिया, अब मुझे सोचने दे। सानवी उसे देखते हुए बोली, देखा ना, इसे कहते हैं आजकल का प्यार। यार भरोसा ही नहीं है आजकल के प्यार में, तो क्या खाक बगावत होगी। तुम और भाई दोनों फट्टू हो, और अब मुझे नहीं लगता उनका और तेरा कुछ हो सकता है। तो जाओ अभी सीखो, फिर करना प्यार। फिर उसके हाथ से चॉकलेट लेकर बोली, मैं खाकर कुछ सोचती हूँ। और तुझे पता है लड़के लड़कियों को चॉकलेट क्यों देते हैं? नेहा बोली, नहीं। सानवी उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने करते हुए, सच में बहन, तुझे इतनी सारी चॉकलेट मिली और तुझे यही नहीं पता? नेहा बोली, नहीं यार, नहीं पता, और जब इतना बता ही दिया है तो वो भी बता दो, उसे भी जान जाऊं। सानवी बोली, क्योंकि वो सोचते हैं लड़कियों के पास कम दिमाग होता है और चॉकलेट खाने से क्या पता कुछ बढ़ जाए। नेहा अब उठकर उसे मारने दौड़ी और सानवी भागते हुए बोली, सच में यार, भरोसा कर, मैं सच बोल रही हूँ। नेहा उसे दौड़ते हुए बोली, तेरी इसी फिलॉसफी की वजह से आज तक मैं सिंगल थी, और अब लग रहा है फिर से मैं सिंगल हो गई। कुछ देर बाद नेहा थक हार कर बेड पर बैठते हुए बोली, मैंने उससे आज मिलने का प्रॉमिस किया था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं वो जैसा तुमने बोला वैसा हुआ तो? नहीं, अब नहीं जाऊंगी मैं उससे मिलने, छोड़, जाने दे। सानवी उसके पास बैठते हुए बोली, अरे यार शांत हो जा और चल बता उस लड़के के बारे में, आखिर क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है। जितना तुझे पता है ना, सब एक एक करके मुझे बता दे, मैं सुन रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नेहा ने अब उसे दोनों की पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मिलने के बारे में सब कुछ एक एक करके बता दिया। सानवी अब सोचते हुए बोली, तेरी बातों से तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन क्या है ना, हम लड़कियों को अगर कद्दू लेना होता है ना तो भी सोच समझ के लेते हैं कि अंदर कहीं कड़ा तो नहीं। फिर भी यहाँ तो बात तेरे भविष्य की है, और जब तक अपने तरफ से 100% श्योर नहीं रहेंगे तो अंकल आंटी को क्या बोलेंगे, घंटा, इसलिए तो कुछ करना पड़ेगा। नेहा, तो सोचना क्या करना है। सानवी उसे देखते हुए बोली, तू सच में उससे प्यार करती है? तुझे भरोसा है उस पर कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है? मतलब तुझे घुमा तो नहीं रहा है, जैसे आज तू कल तेरे बगल वाली टाइप। नेहा बोली, यार उसने मुझे जितना बोला था सब तो बता दिया ना, फिर भी तू पूछ रही है। सानवी बोली, हाँ तो रो क्यों रही है बहन, और तेरे ऊपर मेरे ज्ञान का कोई असर क्यों नहीं होता है यार? अगर तेरी जगह मैं किसी और को ज्ञान देती ना तो वो पक्का अब तक सुधर गया होता। नेहा बोली, तू फिर से मुझे ताने दे रही है, मुझे पता था यही होने वाला है मेरे साथ। सानवी बोली, अच्छा मिलने के लिए बुलाया है ना, तो एक प्लान है मेरे पास। अगर ये फेल तो वे तेरा वाला पास होगा, और ये पास तो तेरा वाला फेल। और मेरे बारे में तो नहीं जानता है ना वो? नेहा बोली, नहीं, आज बताने वाली थी तेरे बारे में। सानवी उसे घूरते हुए बोली, ओ बहन, रुको रुको, ऐसा क्या है यार उसमें जो आप मेरे बारे में बताने वाली थी उस चिपड़े को? और मेरे बारे में ना किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सब ना करें तो ही बेहतर है। नहीं तो मेरा तो जो होगा मैं देख लूँगी, लेकिन आपका भविष्य सच में खतरे में पड़ सकता है। नेहा अब कुछ नहीं बोली, बस मुंह फुलाकर बैठ गई। सानवी बोली, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं, मिल कर आते हैं, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। नेहा बोली, सच में तुम्हें मिलना है इससे? सानवी उठते हुए बोली, तो तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तैयार हो जा, और जो जो बोला है वही वही करना है, बाकी का मुझ पर छोड़ दो, मैं देखती हूँ क्या करना है उसका। सच में वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है या फिर मिट्टी दिखाकर आसमान पर चढ़ा रहा है तुझे? कुछ देर बाद दोनों मॉल के लिए निकल गई। सानवी ने अपनी मम्मी को कॉल किया और बता दिया कि वो कुछ काम से नेहा के साथ बाहर जा रही है, शाम होने से पहले आ जाएगी। शीतल जी ने उसे जल्दी आने को बोला, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सानवी ने भी हामी भर दिया। आधे घंटे बाद दोनों मॉल पहुंची और ब्लूटूथ कनेक्ट करके दोनों अलग हो गए। कॉफ़ी शॉप में दोनों आमने सामने ही बैठी थी। नेहा अकेले बैठकर अपने फ़ोन में कुछ इधर उधर कर रही थी। तब तक सामने से किसी की आवाज़ आई, हेलो नेहा, हाउ आर यू? नेहा ने सर उठाकर देखा तो उत्तम खड़ा था। नेहा बोली, हाय, बैठो, खड़े क्यों हो? तो वो उसके सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया अभी तक? रुको मैं ऑर्डर करता हूँ, और वेटर को बुलाकर 2 सैंडविच और 2 कॉफ़ी लाने को बोल दिया। सानवी खुद से बोली, काफ़ी फास्ट है, बेमतलब आए 2 मिनट हुआ नहीं कि बंदे ने ऑर्डर भी कर दिया। बवाल है भाई, बवाल, इसलिए लड़कियां इतनी जल्दी पड़ जाती हैं लड़कों से।
मैंने ट्राई क्यों नहीं किया कभी। जा सानवी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आज तो नेहा ने भी प्रूफ कर दिया, वो भी तुमसे 4 कदम आगे है इस मामले में। कुछ देर बाद नेहा वॉशरूम का बोलकर निकल गई तो इधर उधर देखते हुए सानवी उठकर उत्तम के पास आते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं अपनी कॉफ़ी आपके साथ पी सकती हूँ? उत्तम उसे देखते हुए बोला। वो सानवी बैठते हुए बोली, थैंक यू, वैसे मैं अभी अभी आई हूँ, तो क्या आप अकेले हैं? उत्तम वॉशरूम की तरफ देखते हुए, नहीं, एक फ्रेंड के साथ आया हूँ। आप अकेले हैं या आप भी किसी के साथ आई हैं? सानवी बोली, जी बिल्कुल मैं अकेली हूँ। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। उत्तम बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप कुछ और लेंगी? सानवी बोली, नो थैंक्स, मेरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। बोल उठने को हुई तब तक उत्तम उसे देखते हुए बोला, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड, जब भी आप फ्री हो। सानवी बोली, सॉरी बट यू आर नॉट माई टाइप, बोलकर जाने को हुई तब तक उत्तम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तो बस आपसे मिलने को बोल रहा था, कौन सा आपके साथ डेट पर चलने को बोल रहा हूँ। सानवी उसका हाथ छुड़ाते हुए उसे देखकर खुद से बोली, साले खटमल, मन तो तुझे ठोकने का है लेकिन अभी बवाल करना नहीं चाहती। फिर आराम से बोली, 10 मिनट में बाहर मिलो, फिर बताती हूँ, बोलकर निकल गई। नेहा अंदर से आई तो उत्तम काफ़ी खुश लग रहा था। जैसे ही नेहा आई उसे देखते हुए बोला, बेबी मुझे एक काम से बाहर जाना है, क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? नेहा अपने बैग से उसके चॉकलेट और गिफ्ट निकाल कर उसके हाथ में रखते हुए बोली, आज के बाद कॉल किया ना तो सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या करूँगी, चीपड़ कहीं का। बोलकर बाहर निकल गई। उत्तम उसे जाते हुए देखा तो बोला, अरे हुआ क्या यार जो तुम ऐसे भड़क रही हो, बात तो सुनो नेहा। फिर सारे चॉकलेट उठाकर जेब में रखते हुए बोला, बाय, अच्छा ठीक है, अब मत आना, अच्छा किया जो चली गई, मुझे बोलना नहीं पड़ा। बोल जल्दी से बाहर आया तो बाहर भी कोई नहीं था। नेहा सानवी के स्कूटी के पीछे बैठी थी और सानवी आराम से उसे समझाते हुए स्कूटी चला रही थी। कुछ देर बाद सानवी आइसक्रीम पार्लर के पास अपनी स्कूटी रोकते हुए बोली, चल बहुत हो गया तेरा रोना धोना, मैंने तो पहले ही बोला था चीपड़ ही होगा। समझदार लड़के ना बेबी और बाबू नहीं बोलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और ये सब जो चीपड़े टाइप होते हैं ना, कहीं भी छिछोरों की तरह सोना बेबी बाबू बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तुझे ही पड़ी थी सोना बेबी सुनने की, तेरे चक्कर में मुझे भी 3-4 बात उससे बोलना पड़ा। वैसे क्या नाम था उसका? अच्छा छोड़, मत बता, मुझे नहीं जानना साले का नाम। अब खा और मैं तुझे छोड़कर घर निकलूंगी, नहीं तो मेरे मरने से पहले ही दादी मेरी तेरहवीं कर देंगी और सब खाकर एक साथ बोल भी देंगी, सानवी से मुक्त। बोलकर उसके साथ मज़े से आइसक्रीम खाने लगी। नेहा उसे देखते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, सारी बातें तेरी ठीक है, लेकिन अगर कोई समझदार सिंसियर बंदे ने तेरी लाइफ में एंट्री मार ली तो क्या तभी तू उससे प्यार नहीं करेगी? सानवी उसे देखते हुए थोड़ा हंसकर बोली, बहन समझदार को मैं ही मिलूंगी, वो जाकर दिल्ली वाली को पटाएगा, इसलिए ये सब छोड़ और चल। बोलकर स्कूटी पर उसे लेकर निकल गई। सानवी को घर आने में शाम हो चुकी थी। घर पर बुआ, फूफा, चाची, चाचा, ताऊ, ताई सभी लोग आ चुके थे। सानवी पीछे के दरवाजे से पाइप के सहारे अपने रूम में चली आई। नहा धोकर फ्रेश होकर बिस्तर पर गिरती उससे पहले ही उसकी बुआ शशि अंदर आते हुए बोली, सानू बेटा तैयार हुई कि नहीं अभी तक? सानवी उन्हें देखते हुए उठकर बैठ गई और अपनी आंखें खोलते बंद करते हुए बोली, बुआ आप कब आई और मुझसे मिली भी नहीं? शशि बोली, हाँ आने ही वाली थी कि भाभी ने मना कर दिया, चल आजा तैयार कर दूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। सानवी बोली, लड़के वाले? शशि बोली, हाँ तुझे किसी ने बताया नहीं, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़का PWD में क्लर्क है और उसका यहीं पर हमारे घर के आगे हंडिया में बिजनेस भी चलता है। काफ़ी अच्छे खासे लोग हैं, कुल खानदान भी अच्छा है, तुम्हारे फूफा जी ने ये रिश्ता ढूंढा है। चल अब तैयार हो जा, बस सब लोग आने वाले ही होंगे। चाची खुशबू अंदर आते हुए बोली, आते होंगे नहीं दीदी, आ गए, और अब जल्दी से तैयार कर दीजिए, हमारी सानवी को एकदम डॉल दिखनी चाहिए। सानवी बोली, क्यों, इंसान अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं जो आप सबको मुझे कुछ और बनाना है? शशि बोली, सानू चलो तैयार हो जाओ, बहुत हो गया ये सब बातें, चलो कुछ अच्छा सा निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। बोल उसके अलमारी में देखने लगी जिसमें सिर्फ फॉर्मल शर्ट, जीन्स, जैकेट ही रखा हुआ था। शशि बोली, ये क्या है, तुम्हारे अलमारी में सूट और साड़ी कहाँ है? खुशबू बोली, रुकिए मैं लाती हूँ, और कुछ देर में एक साड़ी लाकर उसे देते हुए बोली, लीजिए आप पहना दीजिए, तब तक मैं भाभी की हेल्प कर देती हूँ। बोलकर बाहर चली गई। सानवी को अब ना हाँ करने के बाद भी पहनना ही पड़ा।
कुछ देर बाद शीतल जी आई तो सानवी उनकी तरफ देखते हुए बोली, मम्मी ये सब क्या है यार। शीतल जी उसके पास आकर प्यार से बोली, क्या हुआ, कितना सुंदर तो लग रहा है मेरा बच्चा, बोल उसका सदका करने लगी। सानवी उन्हें घूरते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और लड़का वो तो पक्का लात खा कर जाने वाला है, और अगर उसने अकेले में मुझसे मिलने को बोला ना तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी उसके साथ। शीतल जी उसे शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा है ना, सब संभाल लेंगे, बस तुम शांत रहना कुछ देर तक। कुछ देर बाद सबने चाय पानी पिया। उसके बाद लड़की को लाने को बोले तो शशि सानवी को लेकर नीचे आई। सानवी उन्हें देखते हुए बोली, आप पकड़ कर क्यों चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके छोड़ते ही मैं भाग जाऊंगी। शशि सबके तरफ देख कर एक स्माइल देते हुए हल्के से बोली, कुछ देर शांत रहो, और लड़के के माँ के बगल में ले जाकर बैठा दिया। 1-2 मिनट बाद पहला सवाल, लड़की देखने में तो ठीक है, बाकी बेटा घर तो संभाल लोगी ना। सानवी ने उनकी तरफ देखा, फिर अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने उसे फेक स्माइल पास किया, लेकिन सानवी गुस्से में कुछ नहीं बोली। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल के बाद भी जब वो नहीं रुकी तो सानवी सामने रखा पानी का ग्लास लेकर एक घूंट में सब पीते हुए बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, बट मेरे पापा को भी कुछ क्वेश्चन करने हैं आपके बेटे से। वो एडवोकेट है ना, तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब सब उसे ही देखने लगे। ताऊ जी, फूफा, दादी उसे गुस्से से घूरने लगी। आदर्श सबको देखते हुए जल्दी से बोले, अच्छा किया बेटा याद दिला दिया, वो मैंने ही बोला था सानू को कि मुझे याद ना आए तो याद दिला दे, कुछ सवाल मैं भी पूछ लूँगा। हाँ तो बेटा हरीश। सानवी अब आदर्श जी को देखते हुए बोली, हरीश। फिर धीरे से बोली, नहीं मुझे नाम नहीं पसंद। शीतल जो कि उसके दूसरे तरफ बैठी थी उसका हाथ पकड़कर चुप करवाते हुए बोली, सानू कुछ तो अपने पापा के इज्जत का ख्याल कर बेटा, बात कर रहे हैं ना वो। सानवी अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप ऐसे ही बैठी रही। थोड़ी बहुत कुछ और फॉर्मेलिटी के बाद जैसे ही बात लड़का लड़की के मिलने की आई, सानवी ने एक नज़र अपने पापा को देखा और अचानक सोफे पर अपने मम्मी की गोद में गिर गई। उसे ऐसे गिरते देख अब सब अचानक से खड़े होते हुए बोले, अरे अचानक क्या हो गया लड़की को, कहीं कोई इसे बीमारी तो नहीं है। बीमारी, लड़की हमारे गले बांध रहे हैं, हमें नहीं करना ये शादी। श्रेयांश शीतल जी के पास आकर सानवी को उठाते हुए बोला, सानू क्या हुआ तुझे, उठ। फिर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ मैं इसे लेकर रूम में जाता हूँ, आप भी आ जाओ। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया तो श्रेयांश उसे लेकर उसके रूम में चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से उसे क्या हो गया। आदर्श जी और बाकी लोगों ने समझा बुझाकर शांत करके उन्हें भेज दिया, लेकिन दादी, फूफा, ताऊ काफ़ी गुस्से में आदर्श जी पर भड़कते हुए फूफा जी और ताऊ जी अब बाहर चले गए और अपने अपने बीबियों को भी घर जल्दी आने को बोल दिए। आदर्श जी परेशान होकर डॉक्टर को कॉल करने लगे। दादी वापस से बैठते हुए बोली, मैं तो पहले ही कहती थी लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, शादी कर दो, लेकिन नहीं, मेरी कोई सुनता तब ना। चाचा आनंद जी बोले, अरे माँ आप ये क्या बोल रही हैं, नर्वस होने से आ गया होगा चक्कर, आप सब तो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर आदर्श जी की तरफ देखते हुए बोले, भाई साहब आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन किसी की इतनी भी इज्जत मत कीजिए कि आपकी अपनी औलाद पर से आपका भरोसा उठ जाए। बच्ची है वो, आ गया होगा चक्कर, और मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो तो जीजा जी ने कहा तो आ गया, वरना कहाँ हमारी सानू और कहाँ वो हरीश। शशि बोली, क्या खराबी दिखी छोटे तुझे उस रिश्ते में, ज़रा बता तो। अच्छा खासा घर परिवार था, और क्या चाहिए। आनंद बोला, दीदी बस कीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, और इतना ही अच्छा रिश्ता था ना तो आप रागिनी की शादी क्यों नहीं कर देती हैं उस हरीश से। आपकी रागिनी तो सानू से 1 साल बड़ी भी है। दादी बोली, अच्छा तो अब तुम्हें भी उसके साइड बोलना है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता तुम सब पर उस छोरी ने क्या जादू किया है जो सब के सब बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। आनंद बोला, मैं सानू को देखने जा रहा हूँ, आप लोगों को तो बस बकवास ही करना है, ये नहीं कि आखिर एक बार देख ले कि उसे क्या हुआ है। और माँ यहाँ इतनी ही तकलीफ है ना तो फिर बड़े भैया के यहाँ भी ज़रा घूम आइए, आपको अपनी और घर की मान मर्यादा का पता अच्छे से चल जाएगा। बोलकर वो सानवी के रूम में चले गए, जहाँ पहले से ही शीतल, खुशबू, श्रेयांश बैठे थे और बीच में सानवी बैठकर पास्ता खा रही थी। आनंद उसे देखकर बोले, सानू तो ठीक तो है ना। सानवी पास्ता खाते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है, ये सब तो पापा ने मुझे मैसेज में पहले ही बोल दिया था, जब लड़के से मिलने को बोला जाए तो अपनी मम्मी की गोद में गिर जाना, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ है।
आनंद बोले, वाह ड्रामेबाज बाप बेटी और एक मैं, वहाँ माँ और दी को कितना कुछ सुना कर आ रहा हूँ। सानवी बोली, वेरी गुड चाचू, मुझे भरोसा था आप पर, आप मेरा साइड जरूर लोगे। वैसे भी मुझे ना तो उनके सवाल पसंद थे और ना ही लड़का, तो लड़के से बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आनंद बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन ये हर बार नहीं चलेगा, तो जो कुछ भी करना है जल्दी करो। और भाभी अब मैं भी चलता हूँ। और खुशबू को चलने को बोले तो खुशबू भी शीतल जी से इजाज़त लेकर आनंद के साथ निकल गई। श्रेयांश बोला, मैं बाहर देखता हूँ, माँ आप अभी यहीं रहना, वरना अगर बुआ को पता चल गया ना तो कांड नहीं महाकांड हो जाएगा, बोलकर बाहर जाकर सबसे बोल दिया। सानवी को कुछ ना खाने की वजह से चक्कर आ गए थे, अब उसे होश आ गया है, वो ठीक है। डॉक्टर को आदर्श जी ने फ़ोन करने से मना कर दिया। श्रेयांश उनके पास जाकर धीरे से बोला, पापा आपने सच में डॉक्टर को कॉल किया था या फिर सबको दिखाने के लिए? आदर्श जी उसे घूरे तो वो अब बुआ और ताई जी को छोड़ने उनके घर चला गया। घर एक बार फिर से शांत हो गया। दादी अब बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। सानवी अब सुबह से सारे कांड करके थक गई थी, तो वो अब आराम से सो गई। कुछ देर बाद शीतल जी ने आदर्श जी को खाना दिया और वहीं बैठते हुए बोली, कुछ सोचा है आगे क्या करना है? कब तक ऐसे चलता रहेगा? अब जल्द ही कुछ तो करना पड़ेगा आपको। आदर्श जी बोले, मुझे वो लड़का अपने सानू के लिए बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो भाई साहब ने इतना जोर दिया तो उनके बात का मान रखने के लिए ये सब करना पड़ा। शीतल जी बोली, कब तक दूसरे के कहने पर चलेंगे? अपने तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों पर ये सब चीज़ें डालना क्या सही है? आदर्श जी बोले, आप भी जानती हैं शीतल, भाई साहब का कितना इज्जत करता हूँ मैं, फिर भी अपनी बेटी पर उनकी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें, उसके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ कर लाऊंगा जो अच्छे कुल खानदान से हो। शीतल और श्रेयांश के बारे में क्या सोचा है? आदर्श जी बोले, कुल के मान मर्यादा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, किसी से प्यार भी नहीं, इसलिए वो भूल जाए। गलती उसने किया है तो मानना भी उसे ही पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर जो सही है तो मैं किसी के खिलाफ भी जा सकता हूँ, लेकिन बात जब जात बिरादरी की आएगी तो हम ब्राह्मण हैं और शादी भी ब्राह्मण परिवार में ही करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसके खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊँगा। शीतल जी बोले, और अगर कभी सानू ने? आदर्श जी अब उठते हुए थोड़ा गुस्से में बोले, अपने बेटे की तुलना आप मेरी बेटी से मत कीजिए, पूरा भरोसा है मुझे उस पर, मेरी नज़र नीची हो वो काम वो कभी नहीं करेगी। बोलते हुए वो अपने रूम में चले गए। शीतल जी बोली, ठीक है, मैं भी चाहती हूँ वो ऐसा कभी ना करे। दूसरे दिन सानवी के उठने से पहले ही आज आदर्श और श्रेयांश ऑफिस या फिर कहीं और जा चुके थे, घर पर नहीं थे। वो नीचे आकर शीतल जी से पूछी तो उन्होंने बताया किसी काम से बाहर गए हैं, आकर बताएंगे कहाँ गए हैं, वो नाश्ता कर ले। सानवी किचन से बाहर आई तो दादी पूजा कर रही थी, तो वो भी सोफे पर बैठते हुए बोली, मम्मी मुझे आलू के पराठे खाने हैं, वो भी नमक मिर्च धनिया वाले, और हाँ वो टमाटर की चटनी भी चाहिए, और हाँ पराठे मक्खन वाले बनने चाहिए। दादी बोली, शुरू हो गया महारानी के आर्डर, जब देखो तब बस आर्डर ही देना होता है, कभी किचन में जाए तब पता चले खाना कैसे बनता है। सानवी बोली, आता है मुझे, और आप ना अपने भगवान पर ध्यान दीजिए, वरना उन्होंने आप पर ध्यान दे दिया ना तो ऊपर का टिकट पक्का हो जाएगा। दादी उसे घूरते हुए पूजा में मगन हो गई। शीतल जी उसे चाय का कप पकड़ा कर डांटते हुए बोली, सानू क्यों परेशान कर रही है सुबह सुबह, चल चुपचाप चाय पी, और आलू पराठा ही तेरे लिए बना रही हूँ, जानकर भी क्यों हमेशा परेशान करती है माँ को। सानवी चाय का एक घूंट लेते हुए बोली, मज़ा आता है आपकी सास को परेशान करने में, जब गुस्से में मुंह फुलाती हैं क्या लगती हैं, एकदम टमाटर, मतलब बवाल। जब आस बवाल लगती हैं तो सोचिए अपने टाइम में कितनों को आगे पीछे घुमाया होगा, मतलब कितने आशिक मरे होंगे इनके लिए। शीतल किचन में जाते हुए, पागल हो गई है ये लड़की, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जब देखो तब बस इसे डांट खाने का काम ही करना होता है। पता नहीं कहाँ होगा वो जो इसे झेलेगा, झेल भी पाएगा कि नहीं, हे महादेव उसे सहन शक्ति दीजिएगा। लखनऊ, अधिराज रावत, रावत इंडस्ट्री के मालिक, अनामिका रावत, अधिराज रावत की वाइफ, दोनों लोगों के बेटे अनुभव और अगस्त्य रावत। अनुभव रावत उम्र 30 साल, रावत इंडस्ट्री में अपने पापा के साथ उनकी हेल्प करना। शिवानी रावत अनुभव की वाइफ और उसके साथ उसके ऑफिस के काम में हेल्प कराना। अगस्त्य रावत उम्र 27 साल, पेशे से डॉक्टर, महीने में 1-2 बार अलग अलग जगह जाकर कैंप लगाना और लोगों की मदद करना।
सुबह 8 बजे अगस्त से निकल चुका था हॉस्पिटल के लिए, लेकिन आज कितने दिन हो गए फिर भी वो सानवी को नहीं भूला था। 2 दिन के प्रयागराज के कैंप में वो शाम को उस दिन ऐसे ही घूमने निकल गया था और अचानक से उसकी मुलाकात सानवी से हुई। वो कुछ मिनट उसके लाइफ के बेस्ट मोमेंट थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें जैसे उसके दिमाग में छप गई थी। वो उससे फिर से मिलना तो चाहता था, लेकिन वो उसे कैसे मिलेगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में हॉस्पिटल आया और सबको विश करते हुए अपने केबिन में चला गया। अंदर आया तो उसकी फ्रेंड रीचा उसके गले पड़ते हुए बोली, वो मजनू किधर था? कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ यार, इतना लेट 9 बजने वाले हैं। अगस्त से बोला, वो चुड़ैल छोड़ मुझे, नहीं तो मेरी वाली ने देख लिया ना तो तेरा तो बनाएगी ही, साथ में मेरा भी भरता बना देना है। और अभी 9 ही बजे हैं, मेरा टाइम 9:30 का है। रीचा उसे छोड़ एक घुसा लगाते हुए बोली, अच्छा मिल गई क्या तुझे? बहुत जल्दी खोज लिया बे, मेरी हेल्प भी नहीं लिया। बोल कहाँ है वो? कैसी? मुझे भी मिलना है। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसी भी क्या खास बात है उसमें जो डॉक्टर साहब को भाग गई। अगस्त से बोला, वो तेरे टाइप की नहीं है, इसलिए उससे तू दूर रहना, वरना तू सोच भी नहीं सकती वो क्या कर सकती है। रीचा बोली, अच्छा जी, इतनी तारीफ तो मिलवा दो, ज़रा हम भी तो देखें उस ना चीज़ को, आखिर चीज़ क्या है वो? अगस्त से बैठते हुए बोला, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने उसे बनाया। फिर हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोला, लेकिन वो मिलेगी कैसे प्रभु? कुछ तो करो कि वो मुझे फिर से मिल जाए। रीचा उसके सर पर एक चपत लगाते हुए, ओ ख्याबों के राजकुमार, नीचे आ जाओ। पता चल गया मुझे, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो ना वो वहाँ नहीं मिलने वाली। अगस्त से उसे देखते हुए, तो तब कहाँ मिलेगी यार? प्लीज़ बता दे मुझे, कोई तो पता दो उसका, बता दो। रीचा बोली, सच में अगस्त से तू पागल हो गया है? अब पहले खुद का इलाज कर फिर दूसरों का करना। अगस्त से बोला, मिलेगी तो ज़रूर वो मुझे, चाहे जैसे। इस बार तेरा कैंप कहाँ जा रहा है? रीचा बोली, वही प्रयागराज। मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है यार, पिछली बार इसलिए नहीं गई थी और इस बार फिर से वहीं जा रहा है। अब तो सोच रही हूँ तेरे साथ ही चली गई होती तो अच्छा होता। अगस्त से बोला, ठीक है तू मत जा, तेरी जगह मैं चला जाऊँगा, तू यहाँ मेरी जगह संभाल लेना, ठीक है ना? रीचा बोली, तू सच बोल रहा है? तुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगस्त से बोला, नहीं यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और अब तू जा, मुझे अपने मरीज़ देखने हैं। रीचा बोली, हाँ जा तो रही हूँ ना, बड़ा आया मरीज़ देखने वाला। अगस्त से बोला, हाँ जल कुकड़ी निकल, वरना तेरे कुड़ाल को पता चल गया ना तू मुझसे इतना चिपकती है तो वो तो तेरा सुसाइड ही कर लेगा। रीचा बोली, सर फोड़ दूंगी मैं तेरा। और वो क्यों सुसाइड करेगा? सुसाइड करे उसके दुश्मन। अगस्त से बोला, वाह भाई क्या बात है, इसकी मनमानियाँ कुछ ज़्यादा तेज चल रही हैं, संभाल लीजिए नहीं तो बाढ़ आ जाएगी लखनऊ में। रीचा का फ़ोन बजा तो वो अब बिना कुछ बोले बाहर आ गई और अगस्त से बोला, हे महादेव प्लीज़ एक बार उससे मिलवा दो। क्या अगस्त सानवी से प्रयागराज में फिर मिल पाएगा? सानवी जिसे प्यार में विश्वास तक नहीं है, क्या अगस्त से उसे अपनी फीलिंग समझा पाएगा? यह कहानी नहीं, एक मिडिल क्लास बेरोजगार बच्चों के उनकी ज़िंदगी से जूझते और प्यार के बीच की दर्द भरी कहानी है, जो आपको बहुत जगह रुलाएगी और बहुत जगह हंसने पर मजबूर कर देगी। तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।